आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की विज्ञान का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो सबसे पहले सूक्ष्म जीव की डेफिनेशन क्या होती है, किन जीवों को हम सूक्ष्म जीव में डालते हैं। वो जीव जिन्हें हम बिना किसी यंत्र की सहायता से केवल नग्न आंखों से नहीं देख सकते, अर्थात जो हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देते हैं, उनको देखने के लिए हम एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। जैसे ब्रेड पे लगने वाली फफूंद, दूध से दही बनाने वाले लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये सभी सूक्ष्म जीव हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ब्रेड पे लगने वाली जो फफूंद है वो तो हमें दिखाई देती है, इस पिक्चर में भी वो दिखाई दे रही है। तो इसका जवाब है कि ब्रेड पे लगने वाली जो फफूंद है वो समूह में रहती है। ये जो आपको दिख रही है ये केवल एक फफूंद नहीं है, ये फफूंदों का समूह है, इसलिए वो हमें नजर आती है। ठीक है। इसके बाद सूक्ष्म जीव को हम मुख्य 4 वर्गों में विभाजित करते हैं, 4 अलग अलग भागों में बांटते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म जीव है जीवाणु। जीवाणु का एक उदाहरण है हमारे पास लैक्टोबैसिलस। हमारी एनसीईआरटी किताब के हिसाब से जीवाणु उनकी शेप, आकृति के हिसाब से उनको 2 तरह से बांटते हैं। एक ऐसे होते हैं जो आपको अभी पिक्चर में दिख रहे हैं, जो रोड जैसी जिनकी स्ट्रक्चर होती है, उनको हम बेसिलस कहते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। और दूसरे स्पाइरल शेप में होते हैं। स्पाइरल शेप का अर्थ है जैसे स्प्रिंग का शेप होता है, इस तरह की जो शेप होती है, देख लीजिए इस पिक्चर में जो इस तरह की शेप होती है उनको हम कहते हैं विब्रियो, विब्रियो नाम से। तो जीवाणु उनकी आकृति के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं, जो रोड शेप के होते हैं सीधे से, उनको बेसिलस कहा जाता है। जो स्पाइरल शेप के होते हैं उनको विब्रियो कहा जाता है। इसके बाद है दूसरा जो वर्ग है सूक्ष्म जीवों का, वो है कवक। इनको फफूंद भी कहा जाता है। इसके उदाहरण है हमारे पास राइजोपस एस्परजिलस। कवक, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है पेनिसिलियम। इसका दूसरा उदाहरण है राइजोपस या ब्रेड मोल्ड। ये ब्रेड के ऊपर जो लगने वाली फफूंद है वो राइजोपस या ब्रेड मोल्ड कहलाती है, जो हमने सबसे पहले वाली स्लाइड में देखा था। और एक और इसका उदाहरण है एस्परजिलस। इसके बाद जो तीसरा जो वर्ग है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के हमारे पास उदाहरण है अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा की कोई शेप फिक्स नहीं होती, पैरामीशियम हमारे पैर की शेप जैसा होता है, लेकिन ये सभी सूक्ष्म जीव हैं, हमें दिखाई नहीं देते। अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो जो पैरामीशियम है वो हमें कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसके 3 उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो प्लाज्मोडियम है, इस प्रोटोजोआ की वजह से हमें मलेरिया नामक रोग होता है, जिसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो चौथा वर्ग है हमारा वो है शैवाल। इसका एक उदाहरण है स्पायरोगायरा। शैवाल जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं उनके रंगों के हिसाब से, नीले शैवाल, हरे शैवाल, लाल या गुलाबी शैवाल। ये अक्सर जहाँ पानी होता है या नमी वाली जगह होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। इनकी एक खास बात ये होती है कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, अर्थात इनके पास क्लोरोफिल होता है। कई बार हमने देखा है कि कुछ जो वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पानी रहता है उनका रंग लाल हो जाता है, तो वो इन्हीं शैवालों की वजह से होता है। किसी किसी जगह पानी का जो रंग है वो हरा हो जाता है, तो वो इन्हीं शैवालों की वजह से होता है। अक्सर हम इन्हें आम भाषा में काई के नाम से जानते हैं। और जो शैवाल आम तौर पर हमें नज़र आता है वो हमारे नील हरित शैवाल होते हैं।
शैवाल जो हैं वो पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि पर्यावरण के लिए कैसे अच्छे होते हैं। तो सूक्ष्म जीव के ये टोटल 4 वर्ग हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इसके बाद एक और सूक्ष्म जीव होता है जिसको हम विषाणु कहते हैं, वायरस कहते हैं, लेकिन हमने इसको सूक्ष्म जीव की कैटेगरी से बाहर रखा है, उनके वर्गों से अलग रखा है। इसका कारण मैं आपको इस स्लाइड में बताऊंगा। विषाणु भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव ही है, लेकिन यह किसी जीव के अंदर ही गुणन करता है। किसी जीवित कोशिका के बाहर एक विषाणु मृत के समान होता है, जैसे कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस आदि। इसका क्या अर्थ हुआ? पहले एक चित्र देख लेते हैं। ये एक वायरस है, कोरोना वायरस, जिसने बहुत तबाही मचा रखी है आज के दिन पूरे संसार में। वायरस असल में उसको जीवित की कैटेगरी में भी नहीं डालते, उसको सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में भी नहीं डालते। उसका एक कारण है, आप ये वाला पिक्चर देखिए। जब तक वायरस शरीर के बाहर है वो मृत के समान है, उसके अंदर कोई भी जीवन की क्रियाएं नहीं होती। लेकिन जैसे ही किसी शरीर में वायरस प्रवेश करता है, वो किसी कोशिका के ऊपर जाके बैठ जाता है, वहाँ जाके वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। मल्टीप्लाई का अर्थ है, देखो यहाँ यहाँ पे केवल एक वायरस था, यहाँ 5 हो गए, उसके बाद यहाँ देखो कितने सारे हो गए। जब तक वायरस किसी दूसरी कोशिका पर जाके नहीं बैठेगा, उससे पोषण लेना शुरू नहीं कर देगा, तब तक वो गुणन नहीं करता, मल्टीप्लाई नहीं करता। और शरीर के बाहर या बिना किसी कोशिका के वह मृत के समान होता है। इसीलिए हमने इसको सूक्ष्म जीवों की जो वर्ग हैं उनसे हमने अलग रखा है। इसके बाद है कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं, कहाँ पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं, चाहे वहाँ बर्फ गिर रही हो, तापमान बहुत कम हो, चाहे वहाँ रेगिस्तान हो, तापमान बहुत ज़्यादा हो, चाहे नमी हो, चाहे सूखी जगह हो, हर जगह ये पाए जाते हैं। ये दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, सभी नहीं, कुछ दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। कुछ जीवाणु या फिर जो हमने पढ़े थे शैवाल, वो तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं रहते। लेकिन उसके अलावा जो है वो ज़्यादातर दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, मनुष्य पे, जानवरों पे या फिर पौधों के शरीर में वो रहते हैं। इनमें से कुछ समूह में रहते हैं, मतलब कुछ ग्रुप बना के रहते हैं, अकेले नहीं रहते, जैसे कि कवक, फंगस, जो मैंने फफूंद जो आपको शुरू में ब्रेड के बारे में बताया था। और कुछ अकेले रहते हैं जैसे कि अमीबा। ठीक है। अब इसके बाद हमारे चैप्टर का नाम था सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। अर्थात सूक्ष्म जीव जो हैं वो, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मित्र की तरह रहते हैं, हमारी मदद करते हैं हर तरह से, और कुछ हमें बीमार करते हैं या फिर हमें परेशान करते हैं तो वो हमारे शत्रु रहेंगे। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि मित्रवत शत्रु सूक्ष्म जीव कौन होते हैं। सबसे पहला उदाहरण है, जैसे दही बनाने में जो लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है वो हमारा मित्र होता है। अगर वो जीवाणु नहीं होता तो दूध से दही बनाना संभव नहीं था, और अगर दूध से दही बनाना संभव नहीं होता तो हम दही कभी नहीं खा पाते। तो ये हमारा एक मित्र है। आपने ब्रेड और इडली डोसा या जलेबी जरूर खाई होगी। उसको बनाने के लिए जो हम मटेरियल तैयार करते हैं उसके अंदर एक खमीर या फिर यीस्ट नाम का सूक्ष्म जीव डाला जाता है। देखिए खमीर कुछ इस तरह का दिखता है, ये सफ़ेद रंग का पाउडर उसमें डाला जाता है, जिसकी वजह से जो ब्रेड है, इडली डोसा है, जलेबी है, वो बन पाती है। ठीक है। ये जो खमीर या यीस्ट है, ये किण्वन क्रिया करके हमारी मदद करता है। किण्वन क्रिया हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए किण्वन के बारे में ही आ गया। चीनी या कार्बोहाइड्रेट का यीस्ट द्वारा किण्वन करा के अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। अब आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि शराब तो बुरी चीज़ है, तो फिर इसको मित्र सूक्ष्म जीव में क्यों रखा। देखिए किण्वन द्वारा यीस्ट अल्कोहल बनाता है। अल्कोहल हमारे लिए सैनिटाइजर का भी काम करता है। जो कफ सिरप जो हम पीते हैं, खांसी की दवाई, उसके अंदर भी अल्कोहल होता है। ठीक है। इसलिए ये मित्रवत है। कुछ सूक्ष्म जीवों से दवाएं बनाई जाती है, जैसे जो हमने अभी फफूंद पढ़ा था थोड़ी देर पहले, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो फफूंद है उसकी एंटीबायोटिक अर्थात प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है।
जो कि बैक्टीरिया को मारने के काम आती है। मान लो हमें कोई बीमारी हो गई जिसका जिसका जो कारण है वो बैक्टीरिया था, जीवाणु था, तो हम अगर वो पेनिसिलियम वाली दवाई खा लेंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे। तो दवाई बनाने में भी काम आते हैं। वैक्सीन या टीका बनाने में, ये आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि वैक्सीन लगवाना है। अभी रिसेंटली सरकार ने कहा है कि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीन शुरू कर दी गई है। तो वैक्सीन बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, जो मिट्टी है उसके अंदर कुछ सूक्ष्म जीव रहते हैं जो उसकी उर्वरता बढ़ाते हैं, अर्थात उसके अंदर जो पौधों की ग्रोथ होने के जो पोषक तत्व हैं उनको बढ़ाते हैं। उसके अलावा पर्यावरण के शुद्धिकरण में इस तरह से मदद करते हैं कि पर्यावरण में हम जो वेस्ट फैलाते हैं उनको कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं वो उनको ख़त्म करके मिट्टी बना देते हैं और अच्छे अच्छे पोषक तत्व बना देते हैं और हमारे पर्यावरण को साफ कर देते हैं। तो ये सारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे मित्रवत सूक्ष्म जीव हैं। अब हम देखते हैं वैक्सीनेशन या फिर टीकाकरण या वैक्सीन बनाने का क्या कंसेप्ट है। देखिए, सबसे पहले जो टीके की खोज की थी वो एडवर्ड जेनर ने सन 1798 में की थी। उन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है। टीका तैयार करने के लिए मृत अथवा कमजोर वायरस का इस्तेमाल किया जाता है। एक वायरस को मार के या कमज़ोर करके हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन से डाला जाता है। मृत वायरस के शरीर में जाने से शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। एंटीबॉडीज मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो भविष्य में शरीर में प्रवेश करने वाले वायरस को पहचान कर ख़त्म कर देती है। जैसे हमने कोरोना वायरस को, मरा हुआ वायरस हमने हमारे शरीर में इंजेक्ट कर लिया, जैसे आजकल कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो वैक्सीन्स आ रही हैं, उसके बाद हमारा शरीर ऐसे बिहेव करेगा जैसे असली एक वायरस आ गया और उसके हिसाब से शरीर के अंदर एंटीबॉडी बना देगा। लेकिन जब आने वाले समय में कभी हम कोरोना वायरस की चपेट में आए तो वही एंटीबॉडीज फिर दोबारा से शरीर बनाएगा और उस वायरस को ख़त्म करके हमें बचा लेगा। अभी कोरोना महामारी के जो 2 टीके हमारे देश में चल रहे हैं उनका नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। इसके बाद आते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव, वो सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, जो हमें हमारे दुश्मन हैं, शत्रु हैं। सबसे पहला पॉइंट है मनुष्य में रोग फैलाने में, जैसे मलेरिया, डेंगू, कोरोना, टीबी, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, खसरा, चिकनपॉक्स आदि, ये सब रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा ही फैलाए जाते हैं। जंतुओं में फैलने वाले एंथ्रेक्स, एक रोग होता है पशुओं में एंथ्रेक्स, या फिर पशुओं का खुर और मुंह का रोग, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलाया जाता है। कैसा होता है ये रोग में क्या हो जाता है वो आप देख लीजिए। जो पशु हैं उनके पैरों में इस तरह से घाव हो जाता है और ये खराब हो जाता है। ये फफूंद के कारण होने वाला एक रोग है और फफूंद भी एक सूक्ष्म जीव है, फफूंद या फिर कवक। इसके अलावा पौधों में रोग फैलाने में, जैसे नींबू का कैंकर रोग, पौधों में भी रोग होते हैं, जैसे नींबू का कैंकर रोग हो गया, गेहूं का रस्ट हो गया, भिंडी का पित्त रोग हो गया, ये सभी के सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। नींबू का कैंकर रोग क्या होता है वो समझा देता हूँ आपको। नींबू के पौधे में, पत्तों में, या फिर कई बार आपने देखा है कि नींबू जो लगता है उसके ऊपर लाल लाल रंग के दाने हो जाते हैं और थोड़ा टाइट सा हो जाता है, वो रोग उसका कैंकर रोग कहलाता है। दिखने में कैसा दिखता है आप देख लीजिए। ये जो रोग हो रहा है इधर, ये नींबू का कैंकर रोग है। इधर जो गेहूं का जो बाल है या गेहूं के, जहाँ पे गेहूं के दाने बनते हैं वहाँ पे जो रेड रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये गेहूं का रस्ट है। ये भी सूक्ष्म जीवों की वजह से होता है। तो ये हमारे शत्रु सूक्ष्म जीव हो गए। उसके अलावा एक पॉइंट है खाद्य विषाक्तन, मतलब फूड पॉइजनिंग। कई बार आप देखते हो कि आप खाना खाते हो और आपका पेट खराब हो जाता है, आपको उल्टियाँ लग जाती हैं, आप बीमार हो जाते हो। उसका कारण है कि जो आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई सूक्ष्म जीव थे और वो खाना हमारे खाने लायक नहीं था लेकिन हमने खा लिया, तो वो भी सूक्ष्म जीवों की वजह से ही होता है। अब हम देखते हैं रोग, रोगाणु और रोगवाहक, इनके बारे में समझते हैं। हमारे शरीर में
जो रोग होते हैं उनमें से एक रोग का प्रकार है संचरणीय रोग। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा, जल, भोजन या कायिक संपर्क का अर्थ होता है शरीर को टच करना। किसी शरीर, जैसे मैं हमने किसी से हाथ मिलाया, उसी से फैल गया। ऐसे जो रोग हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं उनको हम संचरणीय रोग कहते हैं। जैसे हैजा, सर्दी जुकाम, क्षय रोग। क्षय रोग का मतलब इंग्लिश में होता है टीबी, जो खांसी वाली बीमारी होती है। कहते हैं ना 2 सप्ताह की खांसी मतलब टीबी की जांच कराइए, वही वाला, उसको क्षय रोग बोलते हैं हिंदी में। मलेरिया जो है, अभी हमने रोगाणु और रोगवाहक के बारे में समझना है तो एक उदाहरण है हमारे पास मलेरिया। मलेरिया जो है हमें प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ का प्रकार है। प्रोटोजोआ एक सूक्ष्म जीव का प्रकार है जो हमने शुरू में पढ़ा था। इस प्लाज्मोडियम को, जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का काम करता है। तो जो उस रोग का जो रोगाणु है उसको लेके जा रहा है, उसको तो हम रोगवाहक कहेंगे। जो मच्छर है उसको हम रोगवाहक कहेंगे। और जो असल में वो रोग फैला रहा है प्लाज्मोडियम, उसको हम कहेंगे रोगाणु या रोगकारक। ये प्लाज्मोडियम है, ये मलेरिया के लिए रोगाणु का काम करता है। किसका काम करता है? रोगाणु का काम करता है। वहीं पर जो मच्छर है, मच्छर मलेरिया में रोगवाहक का काम करता है। ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें विभिन्न रोगों के कारक, कि भाई कौन सा रोग किस कारण से होता है और किस तरीके से फैलते हैं। ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। मतलब नौकरी वाले या फिर जो स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये पूछे जाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है क्षय रोग अर्थात टीबी। टीबी एक जीवाणु के कारण होता है और ये हवा द्वारा फैलता है। खसरा, खसरा जिसको मीसल्स बोलते हैं, ये एक वायरस द्वारा फैलता है और हवा इसको फैलाने का काम करती है। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स या फिर बड़ी माता, यह वायरस द्वारा फैलता है और हवा या फिर सीधे संपर्क, डायरेक्ट कांटेक्ट से ये एक दूसरे में फैलता है। पोलियो, जिसकी हमें हर संडे को वैक्सीन या फिर ओरल ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, वो भी एक वायरस द्वारा होता है और वायु या जल द्वारा फैलता है। हैजा, हैजा एक रोग होता है जो जीवाणु द्वारा किया जाता है और यह जल और भोजन द्वारा फैलता है। अगर हम अच्छा भोजन ना लें, अच्छा जल ना पिए तो हैजा हो जाता है। लेकिन आजकल ये थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि स्वच्छ साफ सुथरे पानी की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था लगभग हर जगह हो गई है। टाइफाइड, टाइफाइड भी एक जीवाणु द्वारा होता है, मतलब बैक्टीरिया द्वारा, और यह पानी से फैलता है। हेपेटाइटिस ए अर्थात पीलिया, यह वायरस इसका कारक है और यह पानी से फैलता है। उसके बाद मलेरिया के बारे में मैं बता चुका हूँ, प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है और यह मच्छर के द्वारा फैलता है। यहाँ पर इसके बचाव के उपाय लिखे हुए हैं। ये ज़्यादातर नहीं पूछे जाते लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में लगा लो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसके बाद ये कुछ रोग हैं जो पौधों में फैलते हैं, जिनके बारे में मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था। नींबू का कैंकर रोग एक जीवाणु द्वारा फैलता है और वायु से इधर उधर जाता है। गेहूं में जो रस्ट जो आपको दिखाया था लाल लाल रंग में, ये कवक अर्थात फफूंद द्वारा फैलता है या फफूंद द्वारा सूक्ष्म जीव द्वारा होता है और वायु या फिर बीज द्वारा ये एक दूसरे में फैलता है। भिंडी के अंदर एक पित्त रोग होता है, वो वायरस द्वारा होता है और कीट जो होते हैं, छोटे छोटे कीट जो होते हैं, उनके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। इसके बाद एक हमारा टॉपिक है खाद्य परिरक्षण अर्थात खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीव से बचाना। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तन।
उससे बचने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हम किस किस तरह से उनको खाने को हम अपने को बचा के रख सकते हैं। सबसे पहले रासायनिक उपाय है, जैम या सॉस की बोतल अगर आप देखोगे तो उसके अंदर एक सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फेट नाम के प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। अगर आप घर पे जैम या सॉस बनाते हो फलों से या फिर टमाटर से, तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने उसके अंदर कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव या बचाने वाला जो केमिकल है वो नहीं डाला। लेकिन वहीं जो हम कहीं शॉप से ख़रीदते हैं वो हमारा 6-6 महीने भी चल जाता है। उसका कारण है ये केमिकल्स, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये परिरक्षण का काम करते हैं। इसके अलावा नमक द्वारा मांस, मछली या आम, आंवला या इमली का परिरक्षण किया जाता है। आपको पता है कई बार जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे होते हैं, समुद्र में गए हुए हैं, वो 4-5 दिन में वापस आते हैं वहाँ से। तो उन मछलियों को बचाने के लिए वो उनको नमक में डाल देते हैं या उनके अंदर नमक भर देते हैं, जिससे वो बच जाती है, खराब होने से बच जाती है। ठीक है। चीनी द्वारा जैम, जेली या स्क्वैश का परिरक्षण। नमक भी खाने को बचाने का काम करता है सूक्ष्म जीवों से, और चीनी भी वही काम करती है। कई बार हम पदार्थों को तेल या सिरके में डाल के उनको बचा लेते हैं। आपने सिरके वाली प्याज खाई होगी, सिरके वाली मूली खाई होगी, उसको उसमें डालने का यही मकसद है। अगर आप एक प्याज या मूली को काट के रख देते हो तो उसमें बदबू हो जाती है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव पैदा होना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं उसको सिरके में डाल देते हैं तो वही प्याज जो है वो 3-4-5 दिन चल जाती है। वहीं जो अचार वगैरह हम डालते हैं उनको तेल में डुबो के रखते हैं। अगर तेल से बाहर निकाल के रखें तो उनके अंदर कवक या फफूंद लग जाएगी, तो उनको बचाने के लिए हम तेल या सिरके का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा एक तरीका है हमारे पास गर्म या ठंडा करना। दूध हम लेके आते हैं, अगर हमने दूध को ऐसा का ऐसा रखा, गर्म नहीं किया, तो वो फट जाता है, ख़राब हो जाता है। वहीं अगर हम उसको फ्रिज में रख दें या फिर हम उसको गर्म करके रख दें तो वो ज़्यादा देर चल जाता है। ठीक है। उसके अलावा है, अगर अच्छे से हम उसको स्टोर करें और पैक करें वस्तुओं को, तो सूक्ष्म जीवों से हम उसको बचा सकते हैं। ये देखिए, जैम के अंदर चीनी डाली जाती है ताकि उसको बचाया जा सके सूक्ष्म जीवों से। अचार के अंदर तेल डाला जाता है ताकि उसको सूक्ष्म जीवों से बचाया जा सके। इसके बाद हमारा एक टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी टॉपिक है। राइजोबियम जीवाणु या फिर साइनोबैक्टीरिया जीवाणु होते हैं, या फिर जो आसमान से बिजली कड़कती है या गिरती है, उसके द्वारा पर्यावरण के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में बदलना, जिसकी वजह से पौधे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। असल में हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन मिलती है N2 के रूप में, गैस के रूप में। लेकिन पौधे जिनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है वो इसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको इस्तेमाल करने के लिए नाइट्रोजन को इस रूप में होना चाहिए, तब पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं नाइट्रेट। तो ये बदलने का काम कौन करता है? ये बदलने का काम करता है एक तो राइजोबियम नाम का जीवाणु या फिर कुछ साइनोबैक्टीरिया। उसके अलावा प्रकृति में जो आसमानी बिजली चमकती है वो ये काम करते हैं। इस प्रक्रिया को, जो ये प्रक्रिया है कि नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाया जाता है? तो इसके लिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधे, मतलब वो पौधे जिनके फली लगती है, फलीदार जो पौधे हैं जैसे सरसों है, मटर है, उनकी जड़ों के अंदर गांठें होती हैं, ग्रंथि होती है, उन ग्रंथियों में ये जीवाणु पाए जाते हैं। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र, पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ आइडिया, उसके बाद हम एक चित्र से समझेंगे। जो पर्यावरण में नाइट्रोजन है N2 के रूप में, उसका नाइट्रेट के रूप में बदलना, फिर उसका वापस से नाइट्रोजन में ही बदलना, एक चक्र के रूप में काम करता रहता है। इसे हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या अलग अलग चरण आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। नाइट्रोजन का नाइट्रेट के अंदर बदलना, इसके अंदर कौन कौन काम आएगा, उसके बीच में क्या क्या बीच में स्टेप्स आएंगे, और वापस से नाइट्रोजन बना,
बना देना। देखो नाइट्रोजन चक्र की वजह से ही है कि हम जब भी पढ़ते हैं हम ये देखते हैं कि पर्यावरण में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, 78%। और ये आज तक भी 78% ही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितनी नाइट्रोजन यूज करते हैं उतनी ही नाइट्रोजन वापस से रिसाइकिल होके पर्यावरण में चली जाती है इस नाइट्रोजन चक्र की वजह से। इसीलिए ये आज भी 78-78% है। चलिए समझते हैं नाइट्रोजन चक्र को। इस चित्र के माध्यम से हम नाइट्रोजन चक्र को समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन है N2 के रूप में, वो नाइट्रोजन जो राइजोबियम, जो बैक्टीरिया मैंने अभी आपको बताए थे, जीवाणु जो जड़ों में पाए जाते हैं, उनके द्वारा या फिर बिजली कड़कने के द्वारा वो बना दी जाती है अमोनियम के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में। ठीक है। पौधे जब उसको ले लेते हैं तो पौधे को हम लोग खाते हैं। इस खरगोश ने खा लिया। कुछ पौधे के पत्ते सड़ के गल के जब खत्म होते हैं तो वहां पे मृत जीवी पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पे गई नाइट्रोजन। उसके बाद ये जो हमने नाइट्रोजन खाई थी उसको वापस से नाइट्रेट में बदलना, नाइट्राइट में बदलना, और फिर एक कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम स्थिरीकरण का उल्टा जो काम करते हैं, वो वापस से उस नाइट्रोजन को पर्यावरणीय या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल देते हैं। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिखता है, लेकिन अगर सिंपल मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं तो जो पर्यावरण के अंदर नाइट्रोजन है उसको बदल दिया जाता है नाइट्रेट में, अमोनिया में, नाइट्राइट में। उसको पौधे कंज्यूम करते हैं। पौधे, और पौधे से हम लोग जीव कंज्यूम करते हैं, उसको जीव खाते हैं। अब पौधे भी मरेंगे, जीव भी मरेंगे। उनके मरने के बाद वापस से वो उसी रूप में आ जाती है और उसको जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया वापस से बना देते हैं पर्यावरणीय नाइट्रोजन। ये एक नाइट्रोजन चक्र है। 8वीं क्लास में नाइट्रोजन चक्र जो है वो इतना सा ही काफ़ी है। ये 9वीं क्लास में एक बार फिर से आएगा, उसमें और अच्छे से डिटेल से आपको समझाया जाएगा। उस टाइम पे आप ये अमोनियम, नाइट्रेट और नाइट्राइट का मीनिंग भी समझ पाएंगे। ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि नाइट्रोजन जो है वो बदलती है नाइट्रेट में, उसको पौधे कंज्यूम करते हैं। पौधों के बाद वो मरने के बाद फिर से वापस से पर्यावरण में चली जाती है और ये चक्र चलता रहता है और हमारी जो नाइट्रोजन की प्रतिशत है वो 78% बनी रहती है। ये कहलाता है नाइट्रोजन चक्र। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास, कुछ तथ्य हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लुईस पास्चर ने सबसे पहले किण्वन की खोज की थी। किण्वन प्रक्रिया के बारे में हमने पीछे जिक्र किया था। किण्वन की खोज जो है लुईस पास्चर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने की थी। किण्वन प्रक्रिया क्या होती है समझते हैं। चीनी या कार्बोहाइड्रेट का यीस्ट की मदद से या खमीर की मदद से अल्कोहल में परिवर्तन किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। इस विधि का इस्तेमाल शराब बनाने में किया जाता है। चीनी या कार्बोहाइड्रेट वाली चीज में अगर हम खमीर डाल देते हैं तो खमीर अपने श्वसन से सांस लेता है। सांस लेता है, श्वसन प्रक्रिया जो करता है, उसके अंदर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दो चीज़ें निकलती हैं, एक तो अल्कोहल निकलता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये जो प्रक्रिया है ये किण्वन कहलाती है। इस किण्वन प्रक्रिया से हम शराब बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। उसके अलावा जो पीछे मैंने आपको बताया था इडली, डोसा, जलेबी, इन सब को बनाने में भी यही किण्वन प्रक्रिया जो है वो काम आती है। इसके बाद लुईस पास्चर ने ही पाश्चरीकरण की खोज की थी। पाश्चरीकरण क्या होता है देख लीजिए। दूध को बचाने का काम करता है पाश्चरीकरण सूक्ष्म जीवों से। दूध को 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके उसको तुरंत ठंडा कर देते हैं तो उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव है वो खत्म हो जाते हैं। 70 डिग्री पे गर्म किया सिर्फ 15 से 30 सेकंड के लिए और फिर उसको तुरंत ठंडा कर दिया। इस प्रक्रिया का नाम है पाश्चरीकरण। जो दूध आप थैलियों में लेते हैं, खरीदते हैं, वो पाश्चराइज मिल्क ही होता है, पाश्चरीकृत दूध ही होता है वो। देख लीजिए कैसे ये प्रक्रिया चलती है। दूध, फ्रेश दूध हमने लिया,
उसको गर्म किया, एक हीटिंग सेक्शन है, कितने डिग्री पे गर्म किया, 70 डिग्री पे गर्म किया। उसके बाद 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके उसको तुरंत ठंडा कर दिया और फिर उसको पैक कर दिया। ये है पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण से दूध के अंदर के सूक्ष्म जीव खत्म हो जाते हैं और दूध जो है वो ज़्यादा समय तक चल जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीके की खोज की थी। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। फिर है पेनिसिलियम नामक फफूंद। फफूंद के बारे में जो बताया था, पेनिसिलियम नामक फफूंद से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक जो बैक्टीरिया को मारने वाली दवाई है वो बनाई जाती है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने की थी। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। वो रोग जो वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं, जैसे कोरोना, फ्लू, जुकाम आदि। इसके अलावा अब हम कुछ, हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है यहाँ पर। अब हम कुछ एक्टिविटी देखते हैं जो हमारे एग्जाम्स में भी पूछी जाती है और आम जिंदगी में भी हमें इस्तेमाल होती है। एक टीचर ने 4 अलग अलग बर्तन लिए, उनके अंदर थोड़ा गुनगुना पानी डाला, बर्तनों का नाम रखा ABCD, और उन बर्तनों में पहले वाले बर्तन में कोई भी चीनी नहीं डाली गई, दूसरे वाले बर्तन में 1 चम्मच चीनी, तीसरे वाले में 2 चम्मच चीनी और चौथे वाले में 3 चम्मच चीनी टीचर ने डाली और साथ में एक पाउडर डाला, पता नहीं वो कौन सा पाउडर था। फिर थोड़ी देर के बाद उनको जब देखा गया तो देखा गया कि उसके ऊपर एक गुब्बारा और लगा दिया सभी के ऊपर, तो देखा कि पहले वाले में गुब्बारे में कोई गैस नहीं थी, दूसरे वाले गुब्बारे में थोड़ी सी गैस भरी थी, तीसरे वाले गुब्बारे में थोड़ी और ज़्यादा गैस भरी थी और चौथे वाले गुब्बारे में बहुत ज़्यादा गैस भरी थी। अब ये देख के सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचने लग गए कि ऐसा क्यों हुआ। टीचर से पूछा कि क्या हुआ। टीचर ने बताया कि मैंने आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ाया था किण्वन प्रक्रिया। किण्वन प्रक्रिया में जो खमीर या यीस्ट होता है वो चीनी या कार्बोहाइड्रेट के ऊपर श्वसन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब जितनी ज़्यादा चीनी डालेंगे उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, कम चीनी डलेगी तो कम गैस बनेगी, और जहाँ बिल्कुल भी चीनी नहीं डली थी वहाँ पे कोई गैस नहीं बनी। तो यहाँ पर जो पाउडर डाला था वो खमीर था या यीस्ट था, और ये जो गैस इनके अंदर भरी जा रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जा रही है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सपना ने अपने घर पर रखी ब्रेड पर गोरे रंग की रुई जैसी संरचना देखी। उसने इसे सूक्ष्मदर्शी से देखा। आपको बताना है कि वह संरचना क्या थी। अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। आपको बिल्कुल शुरू में ही बताया था कि ब्रेड के ऊपर जो ये संरचना आ जाती है उसको हम कवक या फफूंदी कहते हैं, और अभी तक तो हमने ये भी पढ़ लिया कि उस फफूंदी का नाम क्या होता है। वो फफूंदी है राइजोपस या फिर ब्रेड मोल्ड। अगला सवाल, राहुल ने मैदा में पानी और चीनी मिलाकर उसमें एक पाउडर डाला और उस मिश्रण को 4 घंटे के लिए छोड़ दिया। 4 घंटे बाद उसमें गैस के बबूले बनने लगे और वह मिश्रण नरम हो गया और फूल गया। इसका कारण समझाइए और वह पाउडर क्या था। ये बात हमने बार बार पढ़ी है पीछे कि जब खमीर या यीस्ट डालते हैं तो उसके अंदर वो सांस लेता है, खमीर या यीस्ट श्वसन करता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इस सवाल का जवाब है कि जो पाउडर था वो खमीर था या यीस्ट था, और जो गैस बन रही है, गैस के बबूले बन रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। उसके बाद ये आखिरी सवाल है, राज को पिछले 5 दिनों से जुकाम और वायरल फ्लू है। उसकी मम्मी उसे लगातार प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवाई दे रही है। एंटीबायोटिक दवाई वो होती है जो बैक्टीरिया, जीवाणु को मारने का काम करती है हमारे शरीर में। परंतु राज की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा है।
इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये है गलती से हूं हो गया। तो इसका कारण है कि राज को हुआ है जुकाम और वायरल फ्लू, और हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि ये जो रोग है वो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। लेकिन उसको दवाई कौन सी दी जा रही है? दवाई दी जा रही है प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक। तो वो कैसे ठीक होगा? क्योंकि प्रतिजैविक तो वायरस को ख़त्म करेगी नहीं, तो उसको दवाई देनी चाहिए एंटीवायरल दवाई, तब वो ठीक हो सकता है। जुकाम और फ्लू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको समझ आई ये वीडियो तो इसके बारे में फीडबैक ज़रूर देना। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, सभी लोग मास्क पहन के रखें और सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। थैंक यू।